नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आइए सबसे पहले आगे बढ़ते हुए यह देखते हैं कि वे कौन से विषय हैं जिस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो यह सभी हमारी आज की करंट अफेयर न्यूज है, सभी बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज के इस वीडियो में प्रत्येक न्यूज पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उस चर्चा से पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना बीपीएससी ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स की है। संस्कृति आईएएस ने फैसला किया है कि इस कोर्स को 15 अक्टूबर 2023 से शुरू किया जाए और इसकी जो फीस है यह मात्र 25,000 रुपये, बहुत ही कम है, जहां आपके लिए ईएमआई की व्यवस्था भी की गई है। इस कोर्स में आपको 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं दी जाएंगी जिनकी वैधता 1 वर्ष होगी और इस 1 वर्ष के दौरान आप इन कक्षाओं को असीमित बार देख सकेंगे। इसके साथ ही आपको प्रतिदिन 2 कक्षाएं प्रदान की जाएंगी। साथ साथ जरूरत पड़ने पर आपको जो भी नोट्स चाहिए होंगे वह सभी नोट्स भी दिए जाएंगे और रेगुलर आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे। तो बेहद खास है ये पूरा प्रोग्राम जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज की हमारी पहली न्यूज क्या बताती है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर सरना धर्म कोड के बारे में। अभी हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन किया, उनसे कहा है कि देखिए अब जो हमारे देश में जनगणना हो रही है उस जनगणना के अंदर आप सरना आदिवासी धार्मिक कोड को शामिल कर दीजिए। अर्थात इनके कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से अगर कभी हम जनगणना करवाते हैं तो जनगणना में आपसे आपका धर्म पूछा जाता है कि आप किस धर्म के व्यक्ति हैं। अगर आप ईसाई हैं तो ईसाई, हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम। ठीक इसी प्रकार से ये जो आदिवासी लोग हैं ना, ये आदिवासी लोग खुद को सरना धर्म का बताते हैं। बट ऐसी स्थिति में जब कभी भी जनगणना होती है तो वहां पे सरना नाम का कोई भी विकल्प मौजूद नहीं होता। वही डिमांड ये लोग लगातार कर रहे हैं। हालांकि इससे संबंधित जो प्रावधान होने चाहिए, जो अधिनियम बनने चाहिए, वह पहले ही झारखंड सरकार ने पारित कर दिया है। लेकिन उसको पारित करने के बावजूद यह अभी केंद्रीय स्तर पर लंबित पड़ा हुआ है, जिसकी मांग अभी मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं। और यह जितने भी आदिवासी लोग हैं जो अपने आप को सरना मानते हैं, यह लोग भी लंबे समय से इसी डिमांड को आगे बढ़ा रहे हैं। तो समझते हैं इससे संबंधित अन्य पक्षों को क्या क्या शामिल है। और यह महत्वपूर्ण विषय आदिवासियों से संबंधित है, तो आपसे आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो वर्ष 2020 में ही झारखंड की विधानसभा ने पारित कर दिया था सरना आदिवासियों के लिए धर्म कोड का प्रस्ताव। इन्होंने पहले ही कह दिया था कि ठीक है हम शामिल करने के लिए तैयार हैं, बट इसके बाद में अभी केंद्र स्तर पर इसको लंबित रखा गया है, यानी कि वहां से भी मंजूरी नहीं मिली है पूरी तरह से। ठीक है, क्यों चाहते हैं ये लोग अपनी चीजों को संरक्षित करवाना और अपने लिए एक अलग धर्म कोड? तो देखिए लंबे समय से यह जो लोग हैं इनकी स्थिति को अनुभव किया गया तो पता लगा कि भाई ये खुद को हिंदू नहीं मानते, जबकि भारतीय व्यवस्था के अनुरूप सरना लोगों को हिंदुओं के तहत ट्राइब्स यानी कि आदिवासी में शामिल कर दिया गया है। क्लियर है बात स्थिति आप लोग को? तो इसीलिए भी वर्तमान में ये जो लोग हैं ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारे लिए अलग कोड हो। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब इन लोगों को हिंदू धर्म में शामिल किया जाता है पर ये खुद को हिंदू नहीं मानते, तो उस स्थिति में जो सरना लोग हैं यह कन्वर्ट हो जाते हैं और यह क्रिश्चियन बन जाते हैं, यह ईसाई धर्म को अपना लेते हैं। तो इस समय जो मुख्य लोग हैं सरना समुदाय के, वह लोग चाहते हैं कि देखिए हमें हमारे धर्म के संरक्षण का अधिकार मिले और हमारे लोगों को हमारी ही पहचान के अनुरूप जाना जाए। तो इसीलिए जरूरी है कि धार्मिक संरक्षण मिलने के लिए हमें एक पृथक कोड मिले जिससे कि हमारा धर्म संरक्षित हो जाए। इसके साथ साथ ही फिर धर्मांतरण भी नहीं होगा क्योंकि वह अपनी ही आइडेंटिटी के अनुरूप पहचाने जाएंगे। इसके अलावा उनकी अब एक अलग पहचान बन जाएगी और भारत की जनगणना के साथ साथ ही अन्य सभी मामलों में भी उनको अपने खुद के धर्म के अनुरूप जाना जाएगा। इन सभी उद्देश्यों की खातिर ही ये लोग चाहते हैं कि हमारे लिए एक अलग धर्म कोड बनाई जाए। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है भारतीय व्यवस्था में। जिस समय 1872 यानी कि भारत की जो पहली जनगणना थी, जब वह जनगणना हुई थी तो उस जनगणना में सरना के लिए अलग से एक कोड बना हुआ था। इनको उस समय अलग माना गया था, लेकिन फिर जब समय बदला तो हम देखते हैं कि भारत की पहली जनगणना 1951 में कंडक्ट हुई। उस समय इन लोगों को हिंदू के तहत में अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया था, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल कर दिया था। क्लियर है बात सारी की सारी? तो तब से आज तक यह लोग अनुसूचित जाति के रूप में ही जाने जा रहे हैं और जो भी अधिकार या जो भी विशेष अधिकार मिलना होता है, जो भी सुविधाएं मिलनी होती है, वह इसी के अनुरूप मिल रही है। अब ये लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि हमें चाहिए ही नहीं, आप हम जो हैं बस उसी के तहत स्वीकारिए, हम सरना हैं, हम सरना के रूप में ही जाने चाहते हैं। हालांकि इसके लिए जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि झारखंड की सरकार ने अपना एक अलग अधिनियम तैयार करवा दिया है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी व्यवस्था की है। इसका प्रावधान भी आप लोग याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 338A में इसकी व्यवस्था की गई है। वहां पे बोला गया था कि अनुसूचित जातियों के लिए एक अलग आयोग होना चाहिए। पहले अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक संयुक्त आयोग हुआ करता था, बाद में संशोधन कर दिया गया। ठीक है, 338B के अंदर उनके लिए है, ओबीसी लोगों के लिए।
क्लियर है बात सारी। तो जो अनुसूचित जनजाति आयोग है उसने भी कहा है कि बात ठीक है और इन लोगों के लिए एक अलग कोड होना चाहिए और इनको अपनी स्वतंत्र श्रेणी मिलनी चाहिए। यानी कि अगर हम ओवरऑल कंटेक्स्ट समझे तो हर जगह से अप्रूवल मिल रहा है और देखा जा रहा है कि इनके लिए पृथक व्यवस्था को ही समर्थन दिया जा रहा है। थोड़ी सी और स्थिति समझते हैं। तो ये जो लोग हैं यह मानते हैं कि हमारा जो धर्म है, जो सरना धर्म है, यह भारत का प्राचीनतम धर्म है। अगर हम इसका नेचर समझेंगे ना तो हम पहुंच जाएंगे समझते समझते आर्यों की तरफ, वैदिक सभ्यता की तरफ। क्यों? क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि भाई हम मुख्य रूप से प्रकृति की ही पूजा करेंगे। ठीक है, तो जिस समय हम लोग देखते हैं कि आर्य जो लोग थे, शुरुआत हुई थी भारत के अंदर सभ्यता की, तो वह लोग भी मुख्य रूप से प्रकृति की ही पूजा करते थे। पेड़ पौधे, वृक्ष, जल इत्यादि इत्यादि ही चीजें उनके लिए पूजनीय हुआ करती थी। यह लोग इस प्रकार भी हैं कि ये लोग मूर्ति पूजा का पूरी तरह से खंडन करते हैं, उसमें विश्वास नहीं रखते। इसके अलावा ना तो ये जाति पाति में विश्वास रखते हैं और साथ साथ ही यह किसी प्रकार का आपस में भेदभाव नहीं रखते। यानी कि सब लोग समान हैं, सब प्रकृति की पूजा करेंगे, सब एक ही ईश्वर की संतान है, सब बराबर है, यह ये लोग मानते हैं। इन लोगों का जो नववर्ष होता है वह सरहुल होता है और सरहुल से नववर्ष की शुरुआत करते हुए बड़े धूमधाम से यह लोग इस पर्व को मनाते हैं। यह इनके धर्म की कुछ खास विशेषताएं हैं। इसके साथ ही अब हम इसका जनसंख्या प्रतिनिधित्व समझते हैं कि भारत की जनसंख्या में इनकी क्या स्थिति है। तो देखिए, जिस समय वर्ष 2011 की जनगणना संपन्न कराई गई थी तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में इनकी संख्या 11 करोड़ थी। यानी कि आज भारत में आदिवासी जो रहते हैं वह 11 करोड़ रहते हैं। टोटल आदिवासियों की बात हम कर रहे हैं। अब आते हैं आदिवासियों से हम सरना को समझते हैं। तो देखिए, जो 11 करोड़ आदिवासी थे उनमें लगभग 50 लाख आदिवासियों ने खुद को कहा कि हम सरना आदिवासी हैं। यानी कि उन्होंने खुद को हिंदू के तहत कैटेगराइज नहीं करवाया, जबकि जो बचे हुए अन्य शेष लोग थे उन सभी लोगों ने खुद को माना कि ठीक है हम हिंदुओं में हैं, बट इन्होंने कहा कि नहीं जी, हम हिंदू नहीं हैं, हम सरना हैं, हमें सरना ही माना जाए। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम इनकी संख्या देखें, यानी कि भारत में अगर 50 लाख लोगों ने खुद को सरना बताया तो 50 लाख लोगों में से 42 लाख की जो संख्या है वह अकेले झारखंड में ही निवास करती है। यानी कि झारखंड सरकार के द्वारा इनके लिए जो अधिनियम पेश किया गया है, पारित किया गया है, वह बेहद खास है क्योंकि एक अच्छी खासी जनसंख्या उस राज्य में प्रतिनिधित्व कर रही है समुदाय का। अगर हम ओवरऑल देखें कि भारत में जो सरना समुदाय के लोग हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए 5 राज्यों में वर्तमान में इनको देखा जा सकता है, जिसमें झारखंड, बंगाल, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ शामिल है। तो भारत के 5 राज्यों में जब यह लोग रह रहे हैं, संख्या भी बहुत ज्यादा है और खुद के लिए अच्छी खासी डिमांड कर रहे हैं, तो अब जरूरी हो गया है कि इनके लिए एक अलग से धर्म कोड की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा मैं आपको एक खास बात और बताता हूं, जैसे कि इन्होंने माना कि 50 लाख की संख्या में सरना लोग हैं अभी, ठीक है, जनगणना के अकॉर्डिंग ये है। तो देखिए, ये लोग इसी को आधार बना के डिमांड कर रहे हैं कि हमें मिलना जरूरी है अलग धर्म कोड, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो जैन समुदाय के लोग रहते हैं ना, जैन समुदाय के लोगों की संख्या भी सरना से कम है। अगर जैनों को एक अलग धर्म कोड मिला हुआ है, उनकी एक अपनी अलग पहचान है, तो हमारी अलग पहचान क्यों नहीं है, क्यों हमें हिंदुओं में शामिल किया जा रहा है, यह एक बड़ा कारण है। और इसी बात को लेकर के ही इन्होंने झारखंड सरकार से मांग की, उन्होंने अधिनियम बनाया। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं कि अगर केंद्र सरकार इसको पारित कर देती है तो उनको खास लाभ मिलेंगे और इसी बात को मनवाने के लिए यह अलग अलग राज्यों में अभी प्रदर्शन करते रहते हैं और सरकार से कहते हैं कि आप हमारी बात मानिए। ठीक है, तो अभी प्रधानमंत्री तक बात पहुंचा दी गई है, देखेंगे आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन इस समुदाय को जानना समझना बेहद जरूरी हो गया था क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडियन सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न पीटी का आप लोग की स्क्रीन पर देखिए, तो बेहद सरल सा प्रश्न है जिसका आप लोग आंसर मुझे कमेंट करेंगे। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे हमारी दूसरी न्यूज की तरफ, जिसमें बात कही गई है हिंदी हमारी भाषा है, हमारी भाषा हिंदी है। स्टेटमेंट किसका है, तो जरिक आपको घटना बताता हूं। सबसे पहले देखिए, जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार साहब ने अपने राज्य में एक नई लाइब्रेरी बनवाई थी जो एक डिजिटल लाइब्रेरी थी। जिस समय यह डिजिटल लाइब्रेरी को देखने गए, उसका मुआयना करने गए, तो वहां पर जाकर के इनको यह पता लगा कि वहां एक साइन बोर्ड लगा हुआ है और वो साइन बोर्ड इंग्लिश में लिखा हुआ था। इस वजह से वहां पर इन्होंने 2 स्टेटमेंट दी। इन्होंने यह बोला अधिकारियों को कि हम अंग्रेजों के अधीन नहीं है, ना ही यह ब्रिटेन है, तो यह साइन बोर्ड अंग्रेजी भाषा में क्यों लिखा हुआ है। हमारे देश की जो भाषा है वह मुख्य रूप से हिंदी भाषा है और हमारा जो प्रशासन है उसने हिंदी के साथ साथ उर्दू को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया हुआ है। तो इस स्थिति में क्या जरूरत पड़ी थी कि यह साइन बोर्ड इंग्लिश में लिखवाना पड़ा था, इसको बदलवाइए। तो ठीक इसी प्रकार जब इनकी स्टेटमेंट आई तो इनकी स्टेटमेंट में पता लगा कि हिंदी को विशेष प्राथमिकता दे रहे हैं, तो हमने सोचा कि चलिए
थोड़ी सी बातचीत अब फिर एक बार हिंदी पे कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी को लेके भारत में लंबे समय तक विवाद बना रहा है, आज भी विवाद है। क्योंकि एक समय था जब हम फैसला कर रहे थे कि राष्ट्रीय भाषा क्या होनी चाहिए, तो अलग अलग आंदोलन भड़क उठे, मुख्य रूप से दक्षिणी भारत और पूर्वोत्तर भारत में उस प्रकार की गतिविधियां देखी गई। तो हमने सोचा कि ठीक है, राष्ट्रीय भाषा तो नहीं लेकिन राजभाषा का दर्जा हम इसको दे सकते हैं, तो आज हिंदी हमारी राजभाषा है। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रावधान है थोड़े से समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी वर्तमान में हम जनगणना का आंकड़ा लेते हैं यहाँ भी। तो देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121 भाषाओं को रिकॉग्नाइज किया गया था, और 121 भाषा में से अगर हम लोगों की संख्या देखें तो लगभग भारत के 43.6% लोग हिंदी को ही अपनी भाषा स्वीकारते हैं और मानते हैं कि हम हिंदवी हैं। ठीक इसी प्रकार से हम देखें तो यह जो नंबर है यह अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है 121 भाषाओं के अंदर। इसके अलावा 11% आबादी भारत में ऐसी भी थी जिन्होंने हिंदी को अपनी दूसरी भाषा के रूप में स्वीकारा, यानी कि उनकी स्थानीय भाषा कुछ और भी हो सकती है, बट उन्होंने कहा कि ठीक है, स्थानीय भाषा के अलावा अगर हम सेकंड प्रायोरिटी रखें तो वह हिंदी है। तो एक बड़ा समुदाय हम देखते हैं कि भारत की इस हिंदी से जुड़ रहा है, हमारी मातृभाषा से जुड़ रहा है। ठीक है, हम लोग तो रेगुलरली पढ़ते हैं, हम लोग को तो आदत है, हमारे लिए तो हिंदी खास है। हिंदी हमारी नब्स में बहती है, हमारी नसों में बहती है ना। ठीक उसी प्रकार से सारा का सारा मामला यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जनगणना के रूप में हिंदी भाषी लोगों का जो नंबर है वह बहुत ही अधिक बड़ा है। तो अगर हम ओवरऑल कंटेक्स्ट समझे तो भारत की जो 55% आबादी है वह हिंदी से जुड़ी हुई है, या तो वो उसको बोले अपनी प्राथमिक भाषा या तो उसको बोलती है अपनी द्वितीयक भाषा। क्लियर है बात। हालांकि संविधान में इसके लिए कुछ खास अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, तो उन प्रावधानों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि अमूमन प्रश्न यहीं से बनता है। ओवरऑल जो हमारी भाषाओं की बात की गई है वह संविधान की 8वीं अनुसूची में की गई है, और आज के समय में इसके अंदर 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया गया है। 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा हिंदी को लेकर के कहाँ कहाँ क्या बातचीत है या कुछ खास बात कहाँ पर हो रखी है भाषाओं को लेकर, तो देखिए पहले यहाँ पर जो अनुच्छेद आता है वह आता है अनुच्छेद 343(1). क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो संविधान में कहा गया है कि देखिए, संघ की जो भाषा रहेगी यानी कि मुख्य रूप से राजभाषा वह हिंदी होगी। यह अनुच्छेद तब जोड़ा गया जब राष्ट्रीय भाषा को लेकर के बातचीत चली थी, हिंदी चर्चाओं में आई थी, फिर विरोध शुरू हुआ था, तो उसके बाद में राजभाषा का ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा भारत में मिला था हिंदी को। तब से आज तक यह यथावत बनी हुई है, और इसके लिए हम किस लिपि का प्रयोग करेंगे वो भी साफ बताया हुआ कि हिंदी हमारी राजभाषा है जिसकी लिपि देवनागरी है। हालांकि शुरुआत जब हुई थी व्यवस्था की भारत में, तो उस समय यह माना गया कि मुख्य भाषा तो हिंदी है, लेकिन आने वाले 15 वर्षों तक हिंदी के पैरेलल हम लोग इंग्लिश को प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभी सभी लोग हिंदी से अच्छी तरह से परिचित नहीं है। तो आने वाले 15 वर्षों में परिचित हो जाएंगे, जिसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अंग्रेजी को प्रचलन में से हटा दें। यह जो लाइन मैं आप लोग को बता रहा हूं ना, यह लाइन अभी वर्ष 2023 के यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछी गई थी। सीधा सीधा बात आई थी कि कितने वर्षों के लिए अंग्रेजी को लागू किया था शुरुआत में। ठीक है, तो अलग अलग वर्ष थे जिसमें 15 वर्ष भी शामिल थे, और यही सही उत्तर था। तो इसी प्रकार के प्रश्न आयोग पूछता है जनरली। जिन बातों को हम रेगुलरली पढ़ते हैं, हमारी आंखों के सामने से निकलती है, अंत में सारे प्रश्न यहीं से उठ करके बनते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि फिर उसके बाद में माना गया कि अभी सही समय नहीं आया है, तो 1963 में अधिनियम पारित कर दिया गया। कहा कि ठीक है, अभी अंग्रेजी को जारी रखना जरूरी है। तो अंग्रेजी तब से आज तक बनी हुई है, और अंग्रेजी अगर हम देखें इस प्रकार बनी हुई है कि आज देख करके दुख भी होता है कि अंग्रेजी की प्रभुता स्थापित हो गई है। अंग्रेजी का डोमिनेंस चल रहा है भारत में आजकल। कोई भी माता पिता हो, अपने बच्चों को अगर स्कूल में भेजता है तो वह पहले से ही अपेक्षा रखता है कि ये मुझसे जाकर के अब अंग्रेजी में बात करेगा। वह चम्मच को चम्मच नहीं स्पून बोलेगा। ठीक है, वह मुझे पापा नहीं डैडी बोलेगा। यह सारी अपेक्षाएं शुरुआत से ही चल जाती है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी का डोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस पूरी की पूरी अवधि के अंदर। तो अभी हम इस प्रकार से हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए और उसको आगे लाना चाहिए, बट कहीं ना तो लोग ना ही सरकार, दोनों में से कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है। जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो अंग्रेजी भाषा में पढ़ने के लिए बच्चों को या तो कॉन्वेंट स्कूल में डाल देते हैं या विदेशों में भेज देते हैं कि जाइए पढ़िए। और सरकारी विद्यालय बनाए जाते हैं मुख्य रूप से सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, गरीब वर्ग के लोगों के लिए। तो और वहां पर हम देखते हैं कि दोनों भाषा को तवज्जो दी जाती है, बट चलन के अनुरूप जो पेरेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कहते हैं बच्चों से कि इंग्लिश में ही खुद को आगे बढ़ाओ। तो कैसे ऐसे हिंदी आगे बढ़ेगी? मुझे नहीं लगता हिंदी आगे बढ़ेगी। तो इन्होंने इसीलिए अधिनियम में बातचीत कर दी थी कि ठीक है, इंग्लिश को बने रहने दो। आज तक अभी तक बनी हुई है। इसके अलावा कुछ और बात करता हूं अनुच्छेदों की, जैसे कि अनुच्छेद 346 है। तो देखिए, अनुच्छेद 346 में जो बात की गई है वह यह की गई है कि दो राज्य आपस में या फिर कोई एक राज्य
केंद्र सरकार के साथ में। यदि आप अपने लिए कोई भी पत्रादि कार्रवाई करना चाहते हैं, यानी कि आपको संचार व्यवहार करना है, जो भी आपकी कार्रवाई है, लेन देन होनी है, तो देखिए अगर आपकी आपसी सहमति है कि हम हिंदी को प्रयोग करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप हिंदी को प्रयोग कर सकते हैं, अपने बीच में आधिकारिक संचार की भाषा उसको मान सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो फिर इंग्लिश को ही प्रायोरिटी मिलेगी और इंग्लिश में ही कार्रवाई होगी। तो डोमिनेंस क्यों नहीं स्थापित होगा अंग्रेजी भाषा का? जब सरकार की कार्यवाही उसी भाषा में होगी तो उसको अपने आप ही बढ़ावा मिलेगा। जो अधिकारी लोग होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे, वो सब उसी को में ही अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर करेंगे, सारी बातचीत उसी के प्रकार से होगी। हालांकि इसमें यह कहा गया है कि यदि आपस में सहमति बन जाती है तो उस स्थिति के लिए ठीक है, आप तभी जाकर के हिंदी का प्रयोग कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। हालांकि व्यवस्था यह होनी चाहिए थी कि हिंदी में करना है पत्र व्यवहार, बातचीत सारी हिंदी में होगी, जरूरत पड़े तो इंग्लिश का प्रयोग कर लीजिएगा। बट ऑपोजिट कर दिया है इन्होंने, तो अपने आप पता लग रहा है कि क्या सिस्टम है। जैसे कि हमारे संविधान का अनुच्छेद भी तो ऐसे ही कहता है ना, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि भारत को इंडिया नहीं बताया, इंडिया को ही भारत बता दिया गया है ना। तो कहीं ना कहीं शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पे व्यवस्था ही ऐसी की गई कि अपने आप ही अंग्रेजी अग्रणी हो गई और हिंदी पीछे आती चली गई है। ठीक है बात। तो इसके अनुरूप ही हम देखते हैं कि अनुच्छेद 348 में एक खास उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 348 में उपबंध किया गया है कि उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही किस प्रकार से होगी, किस भाषा में होगी, उच्च न्यायालय की कार्यवाही और भाषा क्या होगी। इसके अलावा राज्य सरकार का जो प्रशासन है, तो इनके अपने अधिनियम, विधेयक इत्यादि जो आदि पत्र वगैरह होंगे, उनकी भाषा क्या होगी। तो इसमें सारा उल्लेख किया गया है अलग अलग स्तरों पर। तो इसमें एक खास उल्लेख यह है कि अगर राज्यपाल अपने राज्य के लिए किसी विशेष भाषा को मान्यता देना चाहता है और उसमें अपनी कार्रवाई करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अप्रूवल लेगा राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति से सहमति लेने के बाद में क्या होगा कि राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसकी कार्रवाई हिंदी भाषा में शुरू हो जाएगी। लेकिन एक खास बात मैं आपको पहले बता देता हूँ, यह तो तब है ना जब राज्यपाल चाहेगा, राष्ट्रपति से अप्रूवल लेगा, उसके बाद की बात। लेकिन पहले के लिए भी तो कुछ व्यवस्था होगी ना कि हम कैसे चलाएंगे। यह तो है नहीं कि चलेगी ही नहीं व्यवस्था, भाई उच्च न्यायालय है, व्यवस्था तो चलेगी। तो यह खास बात जो है ना, यह अनुच्छेद 348 में की गई है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की भाषा अंग्रेजी होगी। देख रहे हैं, न्यायपालिका जो जन सामान्य को न्याय दिलाने के लिए बनाई गई थी, वहां आप अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं, जहां देश की आधिकारिक जनता आज भी हिंदी से ही परिचित है, वह नहीं जानती बाकी भाषाओं को। हालांकि उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हो सकती है, तो क्यों हम यहाँ पे यह बंद नहीं कर पाए कि न्याय जो होगा वह न्याय तो क्षेत्रीय भाषा में होगा या हिंदी में होगा। हमने क्यों सीधा सीधा अंग्रेजी को ही यहाँ प्रायोरिटी दे दी और कहा कि पूरे भारत में यह सामान्य रूप से लागू होगी। तो कहीं ना कहीं भेदभाव शुरुआत से चला हुआ है और आज भी बना हुआ है। अब उच्च न्यायालय के लिए कहा कि राज्यपाल चाहेगा तो अनुमति लेकर के हिंदी को लागू कर सकता है अपने स्टेट के, जो भी यहाँ पर इसका हाई कोर्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो स्टेट व्यवस्था है यहाँ पर जो ऑलरेडी फिक्स की गई है, वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए, दोनों के लिए है कि आपकी कार्यवाही पूरी मुख्य रूप से इंग्लिश में होगी। कभी सुनते भी हम जनरली देखते हैं कि सब कुछ अंग्रेजी में हो रहा है, पत्र अंग्रेजी में है, वकील अंग्रेजी में बात कर रहा है, जज अंग्रेजी में जजमेंट दे रहे हैं, सब व्यवस्था इसी प्रकार चल रही है। हालांकि इस सबसे परे, ये तो खैर उपबंध कर दिए गए। इन सभी उपबंध के बाद अंत में अनुच्छेद 351 में यह भी बात कह दी गई कि भारत में हिंदी के प्रसार का जो दायित्व रहेगा वह केंद्र सरकार का रहेगा, संघ का रहेगा। अगर वो चाहेगा तो वह अपने अनुरूप बढ़ाएगा, अदरवाइज तो फिर चल रही है कार्रवाई जैसी भी यथावत बनी हुई है। कहीं ना कहीं हमने हिंदी को बढ़ाने के लिए व्यक्तियों पे दायित्व दे दिया है या अधिकारियों पे दायित्व दे दिया, जबकि अंग्रेजी के बढ़ावा देने के लिए संविधान में व्यवस्था हो रखी है कि अंग्रेजी का ही प्रयोग होगा, अंग्रेजी ही रहेगी वगैरह वगैरह, जैसा कि आपको मैंने अभी अनुच्छेदों में बताया। तो यह हमारी भारत की फिलहाल व्यवस्था है। हालांकि अगर हम स्थिति देखें तो कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी को मान्यता दे रखी है अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में, जैसे कि बिहार है और उत्तर प्रदेश है। दोनों में ही हिंदी जो है वह उनकी आधिकारिक भाषा, हालांकि इनके साथ साथ में उर्दू भी इनकी आधिकारिक भाषा है। ठीक है, बात सारी की सारी। तो यह कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनको आपको याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपसे आने वाले एग्जाम में यह सब चीजें पूछी जा सकती हैं। और भाषा को लेकर विवाद तो जनरली रहता है, तो पूछे जाने की संभावना इसकी अधिक है। जैसे कि एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बेहद सरल सा है, जिसका आप लोग को आंसर कॉमेंट में दे देना है। अभी हम लोग बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, कुछ बात करते हैं सोशल बॉन्ड की, क्योंकि नाबार्ड सोशल बॉन्ड की वजह से चर्चाओं में बहुत अधिक है। क्योंकि नाबार्ड, जिसको हम लोग राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के रूप में जानते हैं, इसने 1040.50 करोड़ रुपए के सोशल बॉन्ड जारी कर दिए हैं। तो यह भारत में एक बड़ा नंबर है, अपने आप में बेहद खास नंबर है ये, जिस वजह से सारी चर्चाएं बनी हुई है और काफी बड़ी संख्या में इसने बॉन्ड जारी किए हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो एक एक बॉन्ड है वह 1 लाख रुपए का है। हालांकि यह इसकी उच्चतम कीमत है,
ठीक है बात सारी, तो यह सब कुछ व्यवस्था में भी चालू है, बहुत अधिक चर्चाएं बनी हुई है। जरूरी है कुछ बात हम लोग सोशल बॉन्ड की करें और इससे संबंधित अन्य पक्षों को समझें। तो जो इसने सोशल बॉन्ड जारी कर दिए हैं, भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि यह जो बॉन्ड है यह भारत का पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AAA रेटेड INR सोशल बॉन्ड है। यानी कि अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सोशल बॉन्ड को AAA रेट प्रमाणित किया गया हो। AAA प्रमाणित होने का मतलब यह है कि यह बॉन्ड के मामले में या सोशल बॉन्ड के मामले में सबसे बेस्ट है, उच्च स्तर का बॉन्ड है ये। तो जिसकी वजह से आकर्षण लोगों का अधिक रहेगा इस बॉन्ड की तरफ, और सरकार को भी अच्छी मात्रा में, अधिक मात्रा में पैसा प्राप्त होने की पूरी संभावना यहाँ पर बन जाएगी। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो पात्र संस्थागत निवेशक हैं उन लोगों को निजी तौर पर, जैसे कि नाबार्ड वगैरह है, तो जो यहाँ पर पात्र संस्थागत निवेशक होंगे, अब उन लोगों के लिए व्यवस्था कर दी गई है कि भाई अब निजी तौर पर जो भी बॉन्ड जारी किए गए हैं उनको 5 साल के लिए जारी किया जाएगा। 5 साल कब तक के लिए? 2028 तक के लिए। तो इसके लिए अब जरूरी है कि आप उन बॉन्ड्स को रजिस्टर करवाई है पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो इसके लिए जो डेट निर्धारित की गई थी वह की गई है 29 सितंबर। तो अब जरूरी यह है कि 29 सितंबर को इन सभी बॉन्डों को, यानी कि जो भी निवेशक हैं वह सभी अपने बॉन्ड्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवा दें। लाभ क्या होने वाले? तो देखिए, इनकी जो अवधि रहेगी यह 5 वर्ष की है, यानी कि 27 सितंबर 2028 तक यह वैलिड रहेंगे। इनकी मोचन तिथि है, और यहाँ पर हर वर्ष के लिए, यानी कि वार्षिक रूप से इन बॉन्ड को कूपन भुगतान के साथ साथ जारी रखा जाएगा इनको। ठीक इसी प्रकार से ये हर वर्ष आगे बढ़ेगी, जिसकी ब्याज दर रहने वाली है 7.63%। तो 7.63% की कूपन दर रहेगी इनकी। तो इस पूरी कूपन दर के अनुरूप अगर हम देखें तो नाबार्ड को यहाँ पर जो रुपए इसने स्वीकार किए हैं वह 1040.50 करोड़ रुपए हैं। इतना अमाउंट इसने अभी स्वीकार लिया है इन सोशल बॉन्ड्स के माध्यम से। तो भारत में यह खास हुआ है और गवर्नमेंट को इससे एक अच्छा खासा फंड मिलने वाला है, यह यहाँ पर खास बात इसके संबंध में हो गई है। क्लियर है बात? तो ये तो वो सभी गतिविधियां जो अभी हुई हैं या जो अब आने वाले समय में चलनी है सोशल बॉन्ड के संबंध में। बट इसके साथ साथ ही आपको जरूरी यह भी है कि आप सोशल बॉन्ड के संबंध में कुछ बातों को जान लें। तो एक्चुअल में सोशल बॉन्ड होता क्या है? तो देखिए, ये एक वित्तीय साधन है। वित्तीय साधन का मतलब क्या होता है कि देखिए, आपका जो बॉन्ड है, आप अपना बॉन्ड यहाँ से इशू करेंगे। इशू करने के बाद क्या होगा, जो भी इसके अंदर इन्वेस्ट करेगा उसको यह बॉन्ड खरीदना होगा, चाहे इसकी कीमत 1 लाख ही क्यों ना हो। तो जब यह बॉन्ड वो खरीद लेगा तो ऐसी स्थिति में उसको पता चल जाएगा कि मुझे बॉन्ड मिला है, यानी कि जो हमने राशि निर्धारित की है ब्याज की इसके ऊपर, ठीक है, चाहे वह कोई भी, जैसे कि इसके लिए 7.63% की इन्होंने निर्धारित कर दी है, तो अब उसको इस दर के ऊपर ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, तो वह उसके लिए निश्चिंत रहेगा, और गवर्नमेंट के इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो इसकी सिक्योरिटी भी और अधिक बढ़ जाती है। तो 5 सालों में इसको जो रिटर्न मिलेगा वह बेहद खास मिलने वाला। इसी दौरान गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उस पैसे को अब इन्वेस्ट करेगी कहां पे? जो भी सोशल वेलफेयर के कार्य होंगे। तो ठीक इसी प्रकार सोशल वेलफेयर के लिए इसका यूज किया जाता है, इसलिए इसको सोशल बॉन्ड कहा जाता है। इसको जारी करने का काम सरकार भी कर सकती है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है, या फिर कोई निगम भी कर सकती है। तो कोई भी कर सकता है जो भी सोशल वेलफेयर का काम करना चाहता है। उसके बाद पेड़ लगाना, पर्यावरण पे ध्यान देना, बच्चों के स्कूल बनवाना, साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना, जो भी सोशल वेलफेयर का काम होगा वह सब कुछ इसके माध्यम से किया जा सकता है। और इसी काम को, उद्देश्य को अंजाम देने के लिए पहली बार भारत में वर्ष 2020 में सोशल इंपैक्ट बॉन्ड जारी किया गया था, बनाया गया था। किसने बनाया था? तो यह जो बॉन्ड बनाया था पहले, यह पिंपरी चिंचवड नगर निगम महाराष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इन दोनों ने मिलकर के यह पहला सोशल इंपैक्ट बॉन्ड तैयार किया था। उसके बाद से लगातार इस क्षेत्र में प्रगति हो रही है। तो सोशल बॉन्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इकोनॉमी के टर्म है, इसलिए इसको तैयार रखिएगा। ठीक है, साथ साथ इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग दे सकते हैं। एक सरल सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारी आज की लास्ट न्यूज। तो ओडिशा बाघ जनगणना की हम लोग बात कर लेते हैं। दरअसल क्या हुआ था कि वर्ष 2022 में बाघों के लिए जो राष्ट्रीय जनगणना हुई थी, उस अखिल भारतीय राष्ट्रीय जनगणना को अब ओडिशा सरकार ने नकार दिया है। कहा है कि इसके अंदर जो भी बातें कही गई हैं वो ठीक नहीं है, और ओडिशा के अंदर अच्छी खासी संख्या में बाघ पाए जाते हैं, लेकिन इन्होंने जो कार्य संभाला था, जो उनकी विधि थी वह ठीक नहीं थी। इसलिए अब हम अपनी खुद की ही बाघ जनगणना करवाएंगे, और जो यह अखिल भारतीय जनगणना होती है बाघों की, यह हर 4 वर्ष में होती है। हम नियमित रूप से 1 वर्ष या इससे कम अवधि पे करवाएंगे, ताकि हमें बाघों के बारे में अच्छा खासा
अपडेट मिले। तो इसलिए ज़रूरी हो गया कि क्या इसके उद्देश्य है, क्यों ये चाहते हैं अपनी खुद की जनगणना कराना। साथ-साथ ये भी जानना ज़रूरी हो गया है कि भारत में बाघों की स्थिति क्या है, एक बार चर्चा कर लें, क्योंकि पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मैं आपको बार-बार जो भी इम्पोर्टेंट विषय रहता है पढ़ाता रहता हूँ, और देखने वाली बात यह भी है कि कई बार वह चर्चाओं में आती है वर्ष भर। ठीक है, तो अखिल भारतीय बाघ जनगणना 2022 में हुई थी। इसके अनुसार अगर हम लोग ओडिशा की स्थिति समझे तो पता लगता है कि 2 अधिसूचित बाघ अभयारण्य हैं अभी राज्य में। पहला बाघ अभयारण्य का जिसका नाम है सतकोसिया बाघ अभयारण्य, यहाँ पर एक भी अभी टाइगर नहीं है, यानी कि जीरो की स्थिति बनी हुई है, ऐसा यह जनगणना बताती है। जो दूसरा यहाँ पर इसका अपना बाघ अभयारण्य है, इसका नाम है सिमलीपाल। तो देखिए इस बाघ अभयारण्य की स्थिति है कि यहाँ पर सिर्फ 20 बाघ हैं। अगर हम पीछे चलें, इतिहास समझे ओडिशा का, तो इससे जो पिछली जनगणना हुई थी उस पिछली जनगणना में यहाँ पर 28 बाघ थे। और अगर हम यहाँ पर बात करें वर्ष 2006 की जनगणना का, तो उस समय यहाँ पर 48 बाघ हुआ करते थे। तो लगातार जब जनगणना हो रही है तो ऐसा दिख रहा है कि ओडिशा में बाघों की संख्या लगातार कम हो रही है। तो इसी बात को अब फिलहाल ओडिशा सरकार ने जाना समझा देखा और कहा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं इस जनगणना विधि में, जिसकी वजह से हमारे आंकड़े नहीं उभर पा रहे। क्योंकि यह जो जनगणना हुई थी यह कैमरा ट्रैपिंग के ऊपर हुई थी। कैमरा में देखा गया था कि भाई कितने बाघ हो सकते हैं। तो ओडिशा सरकार ने कहा है कि हमसे अधिक मध्य प्रदेश में लगाए गए थे कैमरा ट्रैप, तो इस वजह से ही वहां पर अधिक बाघ देखे गए। अगर हमारे यहाँ भी कैमरा ट्रैप अधिक होते तो अधिक बाघों की संख्या दर्ज हो पाती। इसलिए इन्होंने अब खुद इनिशिएटिव लिया कि हमारे साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, हम खुद मामले को समझेंगे, उसके आधार पर व्यवस्था को आगे चलाएंगे। तो सीधा सीधा फैसला इसने ले लिया। तो इसी वजह से इसने कहा है कि कैमरा ट्रैपिंग और स्केट्स को तो हम अपनाएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हम डीएनए विश्लेषण भी करेंगे। तो डीएनए विश्लेषण के माध्यम से हमारे जो आंकड़े हैं वे और अधिक पुख्ते हो पाएंगे, हमें पता लग जाएगा कि कितने बाघ हैं। वहीं दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो हमारी राष्ट्रीय जनगणना होती है यह केवल वयस्क बाघों को ही शामिल करते हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो उपवयस्क हैं या छोटे छोटे बालक हैं इन शेरों के, बाघों के, उनको शामिल नहीं किया जाता। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ा जाता है। तो यह कह रहे हैं कि हम देखते हैं पूरा ओवरऑल मामला क्या है, तब हमें एक्चुअल डाटा प्राप्त होगा, जिस वजह से ओडिशा गवर्नमेंट खुद आगे बढ़ रही है और 4 वर्ष जो राष्ट्रीय जनगणना के लिए निर्धारित है उससे कम समय में नियमित रूप से जनगणना बाघों के लिए यह लोग आयोजित करेंगे। जैसे कि अभी जो बाघों की जनगणना की स्थिति है भारत में, इसको आयोजित किया जाता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा हर 4 वर्ष में। पहली बार 2006 में हुई थी और तब से इसको लगातार कैमरा ट्रैप और शिकार आधारित पद्धति के ऊपर ही शुरू किया जा रहा है। और इसी पद्धति से आगे बढ़ते हुए ओडिशा गवर्नमेंट ने कहा है कि यूज यह करेंगे, बट इसमें हम डीएनए मेथड को इन्वॉल्व कर देंगे। इसके साथ साथ ही पूरे के पूरे जो भी हमारे बाघ अभ्यारण्य हैं या बाघ वाले क्षेत्र हैं, वहां पर बाघों के स्क्रैचेस, उनके द्वारा किए गए हमले या उनके द्वारा किए गए शिकार, हर एक पॉइंट का एनालिसिस करेंगे, हर एक चीज को समझेंगे, तब हमें अच्छे आंकड़े प्राप्त होंगे। आज के समय में भारत में जितने बाघ हैं 3167 बाघ टोटल हैं। यह दुनिया की लगभग 75% बाघ आबादी का प्रतिनिधित्व करता है भारत। तो खास है अपने आप में, अच्छी खासी आबादी भारत में बाघों की पाई जा रही है। एक समय था बहुत कम हो गए थे, फिर भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, संरक्षण दिया और इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि फिर अनुभव की गई। आज के समय में भारत में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं 785, जिसके बाद कर्नाटक, उत्तराखंड और महाराष्ट्र का स्थान है। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग बात करें हमारे टाइगर रिजर्व्स की, तो देखिए जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, जो कि उत्तराखंड में है। तो देखिए दोनों जगह पे मामला अलग अलग है, किसी भी रूप में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम जिम कॉर्बेट के बाद के जो टाइगर रिजर्व है उसमें नाम शामिल है बांदीपुर, नागरहोल, बांधवगढ़ और दुधवा। ठीक है बात सारी की सारी, तो इन सभी जगह पर अधिक बाघों की संख्या पाई जाती है। यह सारी इंपॉर्टेंट बात बाघों की जनगणना से संबंधित है और किस प्रकार से ओडिशा अपनी खुद की जनगणना को कंडक्ट करने वाला, यह सब पहलू खास हैं, आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो तैयार रहिएगा, चाहे आप पीसीएस एग्जाम दे रहे हो, कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो या फिर यूपीएससी में भी पूछे जाने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। तो इससे संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जिसका आंसर आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी आज की क्लास से संबंधित, हर बात मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। उम्मीद करता हूं कि यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं बनेगा और इसी में प्रश्न बनेगा, आप लोग अच्छे से उसको अटेम्प्ट करके आ पाएंगे। ठीक है, कुछ खास लोग जो थोड़ा देर तक मुझे सुनते हैं अंत में, उनके लिए यही कि आज के जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर आपकी स्क्रीन पर, तो मैच कर लीजिए, मुझे बताइए आपका स्कोर कितना बना है। तो फिर मिलेंगे कल। आप अगर वीडियोस पसंद करते हैं तो बाकी साथियों तक भी जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे कल रात को 9 बजे। थैंक यू सो मच।